मंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में भी उठी, तो वहीं वीएसपी के नेता आचार्य गिरिराज किशोर ने भी मोदी को पीएम बनाने की मांग की। आचार्य गिरिराज ने कहा कि गुजरात की तर्ज पर देश में विकास होगा। गिरिराज किशोर से पहले दो संत वासुदेव आचार्य और जगत गुरु रामानुजाचार्य ने धर्म संसद के मंच से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। अवश्य बनने में कोई खराबी नहीं है। वो गुजरात ने जिस प्रकार प्रगति की है उस समय देश की प्रगति उसी प्रकार हो। इलाहाबाद कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में आयोजित धर्म संसद में आज देश के साधु संतों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग कर डाली। साधु संतों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म और संस्कृति के अस्मिता के प्रतीक हैं और वो प्रधानमंत्री पद के उपयुक्त उम्मीदवार हैं। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में आयोजित धर्म संसद में तमाम जाने माने साधु संतों के अलावा कई शंकराचार्य भी शामिल हुए हैं। संतों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भी उठाया। साधु संतों का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए देश भर में माहौल बनाना होगा। संतों ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाने की वकालत की। एक सुर में धर्म संसद में शामिल संतों ने मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर नारे भी लगाए। पूर्ण समाज की जागृति से देश का भाग्य पलट होगा। हाँ, उसमें एक पड़ाव ये हो सकता है, एक बार भी एक नारा। उधर धर्म संसद में शामिल हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में सभी संगठनों को और सभी वर्गों को सहयोग करना होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। गुरुवार को फुर्सतगंज पहुंचने पर राहुल गांधी ने अमेठी को अपना परिवार बताया। इस मौके पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने अपने अमेठी दौरे पर यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यूपी में जनता को बहुत कष्ट होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ये भी कहा कि राज्य की जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। राहुल ने कहा कि यूपी में जब तक विकास को बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं आएगी मुश्किल होगी। राहुल ने आगे ये कहा कि आपके लिए जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। आपके साथ जो प्यार का रिश्ता है उसे और गहरा करूँगा। पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी समय मैं अमेठी को दे सकूं मैं दूंगा। पूरे देश में घूमना पड़ता है, मगर अमेठी आकर ऐसा लगता है कि मैं घर आया। रोजगार की कमी है और खासतौर से यूपी में जिस प्रकार से प्रगति होनी चाहिए, जिस प्रकार से रोजगार मिलना चाहिए, हमारे युवाओं को नहीं मिलता। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, मगर एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में भी आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि घबराए नहीं, मुझे पद मिला है, अभी बहुत आगे जाना है। अमेठी को अपना परिवार बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। स्वाइन फ्लू ने गाजियाबाद में भी सनसनी फैला दी है। गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आए हैं। ये दोनों मरीज एक ही परिवार की दो महिलाएं हैं। इन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी स्वाइन फ्लू की आमद हो गई है। गाजियाबाद के न्यू पंचवटी कॉलोनी में रहने वाली नंद और भाभी को एक सप्ताह पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के साथ इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल जांच के बाद दोनों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए, जिसके बाद दोनों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। जनपद में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सिंपल ये शुरुआत तो बुखार से होती है, साथ में सर्दी, जुकाम और खांसी, और खांसी में बलगम आना या खून आना, यही शुरुआती सिम्टम्स हैं। तो इनको इग्नोर ना करते हुए बल्कि तुरंत अपने एक अप्रोप्रिएट चिकित्सक को दिखाएं। मामूली सर्दी जुकाम स्वाइन फ्लू का लक्षण हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। ध्यान रखें कि स्वाइन फ्लू जानलेवा हो सकता है, लेकिन लाइलाज नहीं। गाजियाबाद के LR कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे शिक्षक करीब 3 घंटे कॉलेज में कैद रहे। गाजियाबाद के LR कॉलेज में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके चलते कॉलेज का स्टाफ करीब 3 घंटे तक बंधक बना रहा।
एक महिला प्रोफेसर तो छात्रों से बाहर निकलने की गुहार लगाती रही, लेकिन वह नहीं माने। इस बीच शिक्षिका व छात्रों के बीच तू-तू मैं-मैं भी हुई। महिला प्रोफेसर छात्रों से गुहार लगाती रही कि मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो, लेकिन छात्रों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह कॉलेज का पूरा स्टाफ घंटों तक यूं ही परेशान रहा। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कैंटीन भी नहीं है। लंबे समय से छात्र इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर वह आंदोलन को मजबूर हुए। कॉलेज प्रशासन व शिक्षकों के आश्वासन के बाद छात्र शांत तो हो गए हैं, लेकिन देखना यह है कि आने वाले समय में छात्रों की मांगों पर कितना अमल होता है। महिलाओं के साथ एवं लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं को देखकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंतित थी, जिसको लेकर फास्ट ट्रैक कानून भी बनाया गया। अब आपको बता दें कि एक नया मामला प्रकाश में आया है। गरीब गुरते लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी के नाम पर दूसरे प्रदेश में ले जाकर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। गोरखपुर नेपाल सटे होने के कारण गरीब लड़कियों को दूसरे प्रदेश में बेचे जाने का मामला कई बार प्रकाश में आया था, मगर शासन प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम रहा। आज फिर झंगहा थाना क्षेत्र के डोमरैला गांव में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी की सूचना झंगहा पुलिस को स्थानीय लोगों ने दिया। जब मौके पर पहुंची पुलिस तो दूल्हे समेत 4 महिलाओं को थाने पर पकड़ लाई। पकड़ी गई महिलाओं ने अपना पता महाराष्ट्र के नागपुर की बताई। गोरखपुर की पुलिस ने जब नागपुर की पुलिस से संपर्क किया तो महिलाओं की सच्चाई खुलकर सामने आ गई। महाराष्ट्र की पुलिस ने गोरखपुर की पुलिस को बताया कि ये महिलाएं रेड लाइट एरिया की रहने वाली हैं। इनका यही धंधा है कि गरीब लड़कियों को शादी कर लाती हैं और देह व्यापार के दलदल में डाल देती हैं। आपको हम एक और बात बता दें कि झंगहा क्षेत्र में इस तरह की करीब 6 माह के अंदर 15 लड़कियों इसकी शिकार हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी लड़कियों का पता नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। इस विस्तार में 12 नए चेहरों को तरजीह दी गई है, जिसमें एक को कैबिनेट मंत्री, एक को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 10 लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया है। खास बात यह भी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अखिलेश यादव ने सूबे के जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। सूबे में लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। कल ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और कयासों का बाजार और गर्म हो गया था। गुरुवार को सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 10 राज्य मंत्रियों, 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ली है। लंबे वक्त से सपा से जुड़े समाजवादी नेता राजेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा खास बात यह भी रही कि विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। इस मौके पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए लोगों पर अगर नजर डालें तो राजेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री, विजय कुमार मिश्रा को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और इसके अलावा मनोज पांडे, पवन पांडे, नितिन अग्रवाल, राम सकल गुर्जर, आलोक कुमार शाक्य, पंडित सिंह, विजय बहादुर पाल, योगेश प्रताप सिंह, राम मूर्ति वर्मा और गायत्री प्रजापति को राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि जिस तरह मुलायम सिंह यादव लगातार मंत्रियों के काम करने के तरीके की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उसके मद्देनजर नए मंत्री प्राथमिकताएं तय करने की बात कह रहे हैं। राज्य मंत्री बनने वाले सभी लोगों ने भ्रष्टाचार से दूर रहने और सरकार को जनता के बीच और लोकप्रिय बनाने का दावा भी किया है। सिंह जी की दोबारा शपथ लेनी, ये सही है जो जानकारी की और जिस तरह की भर्ती का मामला था उसमें रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद आपसे उस पर चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन जिनकी गलती थी, जो रिपोर्ट में सामने आएंगी जो गलतियां, उसके खिलाफ उसके माध्यम से कार्रवाई होगी। बहरहाल अखिलेश यादव के 10 महीने के कार्यकाल में ये बात हमेशा कही जाती रही कि भले ही मुख्यमंत्री नए हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के चेहरे वही पुराने हैं। खास तौर पर युवा चेहरों की कमी भी चर्चा का विषय बनती रही, लेकिन इस बार युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके अखिलेश यादव ने ये मैसेज साफ दे दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की नैया यही युवा चेहरे पार लगाएंगे।
एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक हलफनामा दायर कर इस बात का भरोसा दिलाया है कि 31 मार्च तक इस जांच को पूरा कर लिया जाएगा। एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा देकर 31 मार्च तक जांच पूरी किए जाने का भरोसा दिलाया है। इससे पहले जांच की समय सीमा तय न किए जाने से नाराज कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी। आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने एक शपथ पत्र देकर न्यायालय को तय सीमा में जांच पूरी किए जाने की बात कही है। इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई 31 मार्च को की जाएगी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के 2 छात्र गुटों में बीते दिनों मारपीट हुई थी, जिसको लेकर आज बेचू प्रशासन ने एक कड़ा फैसला लिया है। 2 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। बेचू प्रशासन ने पिछले 3 फरवरी को महिला फुटबॉल मैच के दौरान हुए हंगामे के लिए लॉ फैकल्टी के 2 छात्रों को जिम्मेदार मानते हुए विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से नाराज छात्रों का दल बेचू के सेंट्रल ऑफिस के सामने निष्कासन वापस करने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। बेचू के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों का हुजूम इकट्ठा रहा। घंटों चले धरने के बाद प्रशासन द्वारा एक उचित आश्वासन मिलने के बाद छात्रों का धरना समाप्त हो गया। अब छात्रों को उस दिन का इंतजार है जब गए हुए छात्र वापस उनके फैकल्टी में आ जाएंगे। आस्था और आध्यात्म की नगरी कुंभ आज उस समय राजनीति का अखाड़ा बन गई जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद में महंत और संतों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही। आध्यात्म नगरी कुंभ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद मोदीमय हो गया, जबकि धर्म संसद से पहले प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इस मंच पे सिर्फ सनातन धर्म से संबंधित ही बात कही जाएगी, न कि कोई राजनीतिक बात। लेकिन इस संसद में सिर्फ राम मंदिर और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मुद्दे को ही प्राथमिकता दी गई। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ सकते हैं। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस भी महामंडलेशों का आशीर्वाद प्राप्त करने में पीछे नहीं है। देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब अखाड़े की महिलाएं भी चिंतित हैं और इलाहाबाद के महाकुंभ में इसी के मद्देनजर पुलिस को ट्रेन करने और संवेदनशील होने की मांग कर रही हैं। ये है पंचायती अखाड़े की महामंडलेश्वर गुरु मां आनंदी माई, जो महिलाओं की स्थिति और उनके खिलाफ हो रहे आपराधिक वारदातों से काफी परेशान हैं। इसीलिए मेले के प्रशासनिक कैंप में जहां इन महिला पुलिस को समझा रही हैं कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा करनी है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक वारदातों को किस तरीके से लगाम लगाना है, इसके लिए महाकुंभ में काफी विचार विमर्श चल रहा है। इसी के मद्देनजर आज गुरु मां आनंदी माई प्रशासनिक कैंप में पहुंचकर महिला पुलिसों को काफी समझाया बुझाया। महाकुंभ में जहां भक्ति भाव से लोग पहुंचकर प्रवचन देने में जुटे हुए हैं, तो वहीं महामंडलेश्वर महिला पुलिस को जागरूक करने में जुटी हुई हैं। मौनी अमावस्या से पहले एक बार फिर गुलजार हुआ संगम का घाट। मौका था जूना अखाड़ा के द्वारा बनाए गए नए साधु सन्यासियों का और उन्हें दी गई सन्यास की दीक्षा। जूना अखाड़े में नागा सन्यासियों को दीक्षा देने की प्रक्रिया में एक बार फिर नागा सन्यासियों का तर्पण और पिंडदान हुआ। संगम तट पर बड़ी संख्या में नागा सन्यासियों को गंगा किनारे दीक्षा दी गई। संगम तट पर नए बने नागा सन्यासियों ने स्वयं अपना पिंडदान किया और जल्द ही सभी सन्यासी पूरी तरह से नागा सन्यासी का रूप धारण कर लेंगे। इस प्रक्रिया को गुपचुप ढंग से करने के लिए जूना अखाड़े ने खास इंतजाम किए थे। कुंभ पर्व में अखाड़े सैकड़ों साधुओं को नागा सन्यासी बनाते हैं। अखाड़ों में आदिकाल से ही नागा साधुओं को जमात में शामिल करने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और अखाड़े इस प्रक्रिया को काफी गुपचुप तरीके से करते हैं। ये प्रक्रिया कुंभ में अखाड़ों के अवसाद होने के साथ ही शुरू हो जाती है, जो मेला बसंत पंचमी के शाही स्नान तक चलेगी। पहले ही ये कहा गया था कि इस बार के महाकुंभ में 1.25 लाख नागा अखाड़ों की सेना में शामिल होंगे। का भी नाम रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उनको जो है यहाँ पर करीब 2000 के आसपास में नया जो नागा का दीक्षा दिया जा रहा है और उनको महापुरुष के रूप में जो दीक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले इनका मुंडन होगा, उसके बाद में 108 गंगा में स्नान करना और उसके उपरांत जो है उनको वो दीक्षित करके उनको जो है नागा दिगंबर दीक्षा जो है वो 10 तारीख को सुबह दिया जाएगा। बड़ी संख्या में सन्यास की दीक्षा लेने वाले ये नागा साधु सन्यासियों के लिए अब आगे जो जीवन होगा वो काफी कठिन होगा और उन्हें बड़े ही संयमित तरीके से अपना जीवन जीना होगा।
संगम में आस्था की डुबकी लगाने आज अमर सिंह भी पहुंचे। उन्होंने अपनों द्वारा दुख दिए गए की बात कही। अमर सिंह ने समाचार पर से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और वो उधार के गुर्दे पर जिंदा हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो पुण्य कमाने के लिए आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ नगरी आए हुए हैं। चतुष्पथ के मुद्दे पर शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हार मानने की बात